पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर उबल रहा है। पीओके में रहने वाले लोग पिछले 2 साल से अपने हक के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। इस हफ्ते पीओके में पाकिस्तानी सेना के निशाने पर रहे निहत्थे लोग, जिसके जवाब में लोगों ने सैनिकों को पकड़ लिया। उनकी वर्दी नीलाम कर दी गई। पीओके के इन प्रदर्शनों का चेहरा बन गए हैं शौकत नवाज मीर। कौन है ये शख्स और क्या पीओके भारत में मिलने की तरफ बढ़ रहा है, समझते हैं स्पेशल शो न्यूज मेकर में। ये आवाज है पाकिस्तान अधिकृत कश्मीरी की। ये बयान है पाकिस्तानी सेना के निशाने पर खड़े पीओके के लोगों की। ये आवाज है पाकिस्तान में अपने ही घरों में सेना के हाथों मारे जाने वाले कश्मीरियों की। ये गोली लाके ये अंदर। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में पाकिस्तानी सेना अपने ही लोगों को निशाना बना रही है, लेकिन इस बार पीओके में रह रहे कश्मीरी टकराव का मन बना चुके हैं। ऐसा कब होता है जब आम निहत्थे लोग हथियारबंद सेना के सामने मरने के लिए खड़े हो जाएं। तब जब लोगों को पता होता है कि उनके सामने और कोई चारा रह ही नहीं गया है। बहुत सारी डेथ हो चुकी है, बहुत सारे लोग इंजर्ड हैं और बहुत सीरियस इंजर्ड हैं। न सिर्फ टकराने बल्कि मर जाने के अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं है। 29 सितंबर को पीओके में होने वाला प्रदर्शन 38 साल में सबसे बड़ा और अहम था। पुलिस की जानिब से शेलिंग की जा रही है कि एमसी का प्लान उनके साथ मौजूद है। आम लोगों का ये प्रदर्शन निर्णायक भी हो सकता है, क्योंकि फिलहाल ऐसा लग रहा है कि पीओके के लोग न सिर्फ पाकिस्तानी सरकार बल्कि सेना के खिलाफ भी आर पार की लड़ाई का मन बना चुके हैं। ऐसा लग रहा है कि ये एक बार का उबाल नहीं बल्कि धीमी आंच पर पक रहा आम लोगों का गुस्सा है। मुनीर की पाकिस्तानी सेना ने निहत्थे लोगों पर गोलियां चला दी। इसके बाद तो आलम यह रहा कि पीओके के लोगों ने पाकिस्तानी सेना को ही बंधक बना लिया। उनकी वर्दी 10-10 रुपए में नीलाम कर दी। ये समझना होगा कि आखिर जिस कश्मीर पर पाकिस्तान कब्जा जमाकर बैठा है, अब वहां के लोग पाकिस्तान को क्यों बाहर करना चाहते हैं। इस गुस्से की जड़ में है आटे और बिजली जैसी सामान्य चीजों के दाम। पिछले कई महीनों से पाकिस्तान में आटे जैसी बेहद बुनियादी चीजों के दाम आम इंसान के काबू से बाहर हो गए हैं। पिछले 2 साल से पीओके के लोग आटे के दाम, बिजली के दाम और बुनियादी जरूरतों के लिए भी बार बार संघर्ष करने को मजबूर हो गए हैं। लेकिन लोगों की सुनने के बजाय शहबाज शरीफ और आज से मुनीर पीओके में आयरन ग्रिप जैसे सख्त कदम उठा रहे हैं। यहाँ के लोगों को भी ये लगता है कि शरीफ और मुनीर आम लोगों को भुलाकर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपना चेहरा चमका रहे हैं, जिस वजह से इन्हें सड़कों पर उतरकर अपनी आवाज इस्लामाबाद तक पहुंचाने के अलावा और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। शौकत नवाज मीर का नाम पीओके की सड़कों से लेकर इस्लामाबाद में सत्ता के गलियारों तक गूंज रहा है। कश्मीर का ये ट्रेडर नेता और जाक यानी जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का अहम चेहरा 2024 से 2025 के बीच, जब पीओके की गलियों में जनता महंगाई और बढ़ते बिजली बिलों से तड़प रही थी, जब संसाधनों की लूट ने लोगों के सब्र को तोड़ दिया था, तभी सबसे आगे खड़े दिखे शौकत नवाज मीर। उनकी जुबान से गूंज उठे सवाल, क्यों है इतनी महंगाई, क्यों है इतना शोषण और क्यों है ये बेरुखी। अक्टूबर 2025, आज भी वही मीर, वही आवाज जाक की ओर से पाकिस्तान सरकार से वार्ता की अगुवाई कर रहे हैं। मगर आसान नहीं है ये रास्ता। कानूनी चुनौतियां, सुरक्षा, खतरे और दबाव की सियासत। फिर भी पीओके के लोग कहते हैं कि ये जंग अब रुकेगी नहीं। ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के कई एक इलाकों में विरोध प्रदर्शनों की रिपोर्टें देखी हैं, जिनमें पाकिस्तानी बलों द्वारा निर्दोष नागरिकों पर किए गए
अत्याचार भी शामिल हैं। हमारा मानना है कि पाकिस्तान के दमनकारी रवैये और इन क्षेत्रों से संसाधनों की संगठित लूट का स्वाभाविक नतीजा है और इन क्षेत्रों पर उसका जबरन और अवैध कब्जा अभी भी बना हुआ है। पाकिस्तान को अपने भयानक मानवाधिकार उल्लंघनों के लिए जवाबदेह ठहराना जाना चाहिए। साल 2024 में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर महंगाई और IMF की शर्तों से थोपे गए सख्त कदमों से जल रहा था, जब आटे की कीमतें दोगुनी होकर 130 से 150 रुपए किलो तक पहुंच गई और बिजली के टैरिफ 80 से 200% तक बढ़ गए। इन हालात में शौकत नवाज मीर की अगुवाई में जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी जाक ने हड़ताल और विरोध की कमान संभाली। मई 2024 में मुजफ्फराबाद और मीरपुर में झड़पों में 3 नागरिकों की मौत और 100 से ज्यादा घायल हुए, जबकि 8 और 9 मई को मीर समेत 70 कार्यकर्ता रात में गिरफ्तार हुए, लेकिन जनता के दबाव में उन्हें छोड़ना पड़ा। सरकार ने 23 अरब रुपए की सब्सिडी का ऐलान किया, मगर राहत न पहुंचने से असंतोष और भड़का। सितंबर-अक्टूबर 2025 आते आते हालात विस्फोटक हो गए और 29 सितंबर को पूरे पीओके में शटर डाउन, व्हील जाम हड़ताल हुई और 2-3 अक्टूबर को टकराव में 12 नागरिक मारे गए, साथ ही 200 से ज्यादा घायल हुए। मीर ने इसे कत्लेआम करार देते हुए पाकिस्तानी फौज पर इल्जाम लगाया कि वो अपनी ही जनता पर हमले कर रही है। शौकत नवाज मीर तो बस एक चेहरा हैं। पीओके के लोग खुद को शौकत नवाज मीर मानते हैं। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की सियासत पंजाब और सिंध के चंद परिवारों में सिमट कर रह गई और इसी वजह से पीओके के लोग खुद को अलग थलग महसूस करने लगे। उन्हें न पीओके के संसाधनों में हिस्सा मिला, न पाकिस्तान की सियासत में नुमाइंदगी और न ही कोई सहायता। आगे बढ़ने से पहले ये समझ लेते हैं कि आखिर क्या है पाकिस्तान की पंजाब और सिंध की सियासत और कैसे बना पीओके। आसान भाषा में कहें तो 1947 में आजादी मिलने के साथ ही पाकिस्तान कश्मीर पर कब्जा जमाने की कोशिश करने लगा। यही वजह थी कि उसने कबायलियों के भेष में अपनी सेना भेजकर श्रीनगर पर पाकिस्तानी झंडा गाड़ने की कोशिश की। कश्मीर के राजा हरि सिंह के भारत में विलय के साथ ही भारत ने अपनी सेना श्रीनगर भेज दी और पाकिस्तान को आगे बढ़ने से रोक दिया। जितने हिस्से में पाकिस्तान घुस पाया था उसे ही पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर यानी पीओके कहते हैं। पाकिस्तान पहले दिन से सिर्फ जमीन पर कब्जा चाहता था, दिलों पर नहीं। इसलिए पीओके को सत्ता में हिस्सा नहीं मिला। पीओके में एक ऐसी कठपुतली सरकार बिठाई गई जिसके लिए इस्लामाबाद को खुश रखना ज्यादा जरूरी था। 1949 का कराची एग्रीमेंट, जिससे पाकिस्तान ने बड़ी खामोशी और सियासी चालाकी से अंजाम दिया, दरअसल पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान पर इस्लामाबाद की पकड़ मजबूत करने का दस्तावेज था। फेडरल हुकूमत और पीओके की मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के बीच हुए इस समझौते ने दिखावे की खुद मुख्तारी तो दी, लेकिन असल में रक्षा, विदेश नीति और संसाधनों पर पूरा नियंत्रण पाकिस्तान के हाथ में थमा दिया और स्थानीय आवाजों को हाशिए पर ढकेल दिया। 1950 के दशक में ही इसका विरोध भड़क उठा। आर्थिक उपेक्षा और केंद्र की पकड़ के खिलाफ आवाजें गूंजने लगी। मंगला डैम प्रोजेक्ट ने तो इस आक्रोश को और गहरा दिया, जब मीरपुर के हजारों लोग बिना मुआवजे या पुनर्वास के उजड़ गए और उनके दिलों में संसाधनों की लूट के खिलाफ गुस्से के बीज हमेशा के लिए बो दिए गए। आतंक का लॉन्च पैड बनते ही पीओके में स्थानीय आवाजों को दबा दिया गया। ना तो आजादी की मांग करने दी गई और ना ही जीने के लिए जरूरी चीजों की। यह मंगला डैम है। पाकिस्तान की बिजली जरूरत पूरी करने में इस बांध की बड़ी भूमिका है। यह पीओके के मीरपुर इलाके में ही बना है, लेकिन पीओके में बने होने के बावजूद स्थानीय लोगों को बिजली की कीमत और सप्लाई के लिए बार बार सड़क पर उतरना पड़ता है।
पीओके के गिलगिट बाल्टिस्तान इलाके के लोग भी पाकिस्तान से परेशान हो चुके हैं। उनका शोषण भी पाकिस्तान बनने के साथ ही शुरू हो गया था। पीओके के इस इलाके के लिए पाकिस्तान ने नॉर्दर्न एरियाज काउंसिल बनाई, लेकिन उसे सिर्फ सलाह देने की पावर दी गई। 2009 में एक विधानसभा, चीफ मिनिस्टर और गवर्नर भी दिया गया, लेकिन गवर्नर को चुने हुए नुमाइंदों के फैसलों पर वीटो का हक दे दिया गया। – 2018 में सारे फैसले लेने का आखिरी अधिकार पाकिस्तानी प्रधानमंत्री की कुर्सी को दे दिया गया। 2019 में गिलगिट बाल्टिस्तान को ज्यादा हक देने के लिए पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया, लेकिन उसकी बातों को भी अमल नहीं किया गया। पाकिस्तान की सियासत पर शरीफ और भुट्टो जैसे कुछ परिवार पंजाब और सिंध के इलाकों को राष्ट्रीय सियासत पर सबसे आगे रखते हैं। इसलिए पाकिस्तान की सामंती और ठेकेदारी वाली राजनीति बाकी सब हिस्सों को अपने गुलाम की नजर से ही देखती है। खास बात यह है कि पीओके में उठने वाली मांगों को बाहर आने ही नहीं दिया जाता। पीओके के गिलगिट बाल्टिस्तान इलाके में पाकिस्तान ने चीन के साथ मिलकर वन बेल्ट वन रोड यानी सीपेक परियोजना शुरू की, जिससे पाकिस्तान को काफी पैसे भी मिलते हैं, लेकिन लोगों को लगता है कि इस परियोजना से उन्हें कोई फायदा नहीं मिल रहा। पीओके के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी यहाँ के लोगों के लिए सिर्फ तमाशा भर है, क्योंकि उनका फायदा भी स्थानीय लोगों को नहीं मिलता। ये कुछ वो मुद्दे हैं जो पीओके की जमीन के नीचे धधक रहे हैं। पीओके अपने आप आएगा, चिंता क्यों करते हैं? पीओके में डिमांड होने लगी। आपने सुना होगा एक दो बार कुछ लोगों ने नारेबाजी की थी। 5 साल पहले एक बार इंडियन आर्मी को कश्मीर वैली में मैं संबोधित कर रहा था एक कार्यक्रम को। उस समय ही मैंने कहा था तो हमारा पड़ोसी है ही, हमारा है ही पीओके, और पीओके के लोग स्वयं ये कहेंगे कि मैं भी भारत हूं। पीओके का यही सीपेक अपने आखिरी सिरे पर बलूचिस्तान तक पहुंचता है, जो पाकिस्तान के नक्शे में 44% जगह रखता है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा और संसाधनों से भरपूर प्रांत बलूचिस्तान 1948 में जबरन विलय के बाद से लगातार असंतोष की आग में जल रहा है, जहां अब तक 5 बड़े विद्रोह हो चुके हैं। गैस, खनिज और सीपेक जैसी रणनीतिक परियोजनाओं के बावजूद यहां की जनता को गरीबी, बेरोजगारी और केंद्र के शोषण का सामना करना पड़ता है। बलूचिस्तान की 40% से अधिक आबादी गरीबी रेखा से नीचे है। स्थानीय राजनीति पर फौज का दबदबा, संसाधनों पर इस्लामाबाद का नियंत्रण और मानवाधिकार उल्लंघन जैसे गुमशुदगियां, हत्याएं और दमन जनता के गुस्से को और भड़काते हैं। ये हमारा अपने जमीन से वादा है, जब इस जमीन पर अल्लाह के। मार्च 2025 से बलोच यकजती कमेटी और बीएनपी मेंगल की अगुवाई में नए विरोध भड़के, जिनमें क्वेटा हिंसा, जिला स्तर पर धरने, कराची में छापे और न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र के बाहर प्रदर्शन शामिल रहे। मांगे हैं गुमशुदगियों का अंत, संसाधनों पर स्थानीय हक, व्यापार मार्गों की बहाली और स्वायत्तता या पूर्ण आजादी। सरकार ने जवाब में भारी फौज तैनाती, इंटरनेट ब्लैकआउट और धरना स्थलों पर छापे मारे, साथ ही विदेशी साजिश का हवाला दिया। बलोच लोगों की मांग न सिर्फ सीपेक और पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के लिए खतरा है, बल्कि ईरान अफगान सीमा पर तनाव और अंतर्राष्ट्रीय दबाव को भी बढ़ा रहा है। पीओके की तरह यहां भी शोषण और दमन की शिकायतें हैं। पाकिस्तान न तो बलूचिस्तान की चिंता समझता है और न पीओके के आम लोगों की मांग। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार पाकिस्तान पीओके को किसी तरह का हक देना क्यों नहीं चाहता? उसे ये बात क्यों मंजूर है कि लोग भले ही मर जाएं, लेकिन उनकी आवाज़ सुनी नहीं जानी चाहिए? आखिर पाकिस्तान के लिए पीओके इतना अहम क्यों है? और क्या अब यही पीओके पाकिस्तान के लिए सरदर्द बनता जा रहा है? पाकिस्तान पीओके को एक बफर की तरह इस्तेमाल करता है। वो चाहता है कि भारत से टकराव होने पर पीओके सबसे पहले हमले की जद में आए। उत्तर में गिलगिट बाल्टिस्तान से होते हुए ये चीन से जुड़ता है, जहां काराकोरम हाईवे सीपेक की धड़कन है। इसका पश्चिमी छोर अफगानिस्तान तक फैला है। पाकिस्तान ने इस इलाके का इस्तेमाल आतंकी लॉन्च पैड के लिए किया।
आर्थिक तौर पर भी पीओके बेहद अहम है। मंगला डैम और नीलम झेलम प्रोजेक्ट जैसे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पाकिस्तान की ऊर्जा जरूरत का लगभग 20% देते हैं, मगर स्थानीय जनता को इसमें बेहद कम हिस्सा मिलता है। सीपेक के 62 अरब डॉलर के प्रोजेक्ट्स, सड़कें और डैम इस क्षेत्र को चीन से जोड़ते हैं। पर्यटन, खनिज और प्राकृतिक संसाधनों की अपार संभावनाएं होने के बावजूद फेडरल नियंत्रण ने इन्हें अधूरा छोड़ दिया है। घरेलू राजनीति में भी कश्मीर मुहिम पाकिस्तान की फौज और धार्मिक वर्ग को एकजुट करने का हथियार रही है, लेकिन असलियत में यही पीओके आज इस्लामाबाद की सबसे बड़ी चुनौती बन चुका है। 2025 की जाक नेतृत्व वाली महंगाई और बिजली दरों के खिलाफ भड़की बगावत ने न सिर्फ स्थानीय प्रशासन की पोल खोल दी, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पाकिस्तान की किरकिरी कराई। चीन के साथ गठजोड़ और सीपेक की मजबूती भले पाकिस्तान की रणनीति हो, लेकिन पीओके की सच्चाई यही है कि एक ऐसा इलाका जो जियोपॉलिटिक्स में पाकिस्तान की ताकत का प्रतीक है और घरेलू तौर पर उसकी कमजोरियों का आईना। असल में पाकिस्तान की सारी सियासत पहले दिन से कुछ इलाकों और कुछ परिवारों तक सीमित रही। पाकिस्तान की सेना ने भी पीओके का एटीएम की तरह इस्तेमाल किया, जिसमें जगह बेचकर उसने चीन के सीपेक जैसे कई अंतर्राष्ट्रीय प्रोजेक्ट लॉन्च करने की कोशिश की। लेकिन कभी ना पाकिस्तान की सरकार और सेना ने सोचा होगा कि यहाँ के लोग अपने हक की बात करने लगेंगे, और वो बात भी इतनी करेंगे कि पीओके के लोग अब भारत तक में शामिल होना चाहते हैं। और ये सरदर्दी पाकिस्तान की सरकार और आसिम मुनीर के लिए काफ़ी बड़ी चुनौती है।